तब मेनन ने भी उसकी बातों में सहमति दिखाई। लेकिन आखिर ये थी कौन जिससे परिधि से इतनी दुश्मनी थी कि उसने शेफाली रॉय पर इतनी बेरहमी से हमला किया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शेफाली रॉय को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। कुछ ही देर में वहां परिधि भी पहुंच गई और वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रताप के साथ ही वेट कर रही थी। प्रताप के चेहरे पर अपनी माँ को लेकर चिंता और घबराहट साफ नजर आ रही थी। तुम चिंता मत करो प्रताप, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परिधि ने उसे कंसोल करते हुए कहा। प्रताप ऑपरेशन थिएटर की तरफ बस देख ही जा रहा था। एक बार हमारी डार्क नाइट गैंग के एक भाई पर किसी ने बॉम्ब से हमला किया था। उसका बचना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन डॉक्टर देशमुख उसे मौत के मुंह से वापस ले आए थे। इसीलिए जब तक डॉक्टर देशमुख मेरी माँ का इलाज कर रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं है। वो हम सबके सेवियर हैं, प्रताप ने धीमी आवाज में कहा। वो डॉक्टर देशमुख पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था। इसीलिए उसे अपनी माँ के ठीक होने से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि आखिर उसकी माँ पर ऐसा जानलेवा हमला किया किसने था। एक बार मुझे उस इंसान का पता लग जाने दो जिसने ये घटिया काम किया है, उसके बाद मैं उसका वो हाल करूंगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, प्रताप ने गुस्से में बुदबुदाते हुए कहा। शेफाली रॉय की ऐसी हालत देखकर परिधि को भी बहुत बुरा लग रहा था। वो हमेशा उसके साथ प्यार से ही पेश आई थी। परिधि बस अब उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। ऑपरेशन पूरे 4 घंटे तक चलता रहा और ये 4 घंटे प्रताप के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर देशमुख बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। हमने मिसेस रॉय की जान तो बचा ली है, लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि उन्हें होश कब तक आएगा। एक और जरूरी बात मैं तुम्हें पहले से ही बता देना चाहता हूँ ताकि तुम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, और वो ये है कि उनके सिर पर बहुत बार वार होने की वजह से चोट मिसेस रॉय के दिमाग पर लग गई है। वो तो खुशकिस्मती है कि उनकी जान बच गई, लेकिन अभी के लिए हमें बस उनके होश में आने का इंतजार करना है, डॉक्टर देशमुख ने कहा। प्रताप डॉक्टर की बातों का मतलब समझ गया था। उनकी बातों का मतलब यही था कि हो सकता है कि शेफाली रॉय अपाहिज हो जाए या उनके मानसिक संतुलन में कोई गड़बड़ हो जाए। लेकिन अगर डॉक्टर देशमुख थे तो उसे थोड़ी उम्मीद थी। प्रताप ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बेंच पर बैठकर सिगरेट जलाने वाला था, लेकिन उसकी हालत देखकर परिधि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सिगरेट लेकर फेंक दी। फिर वो प्रताप को कंफर्ट देने के लिए उसकी बाह को सहलाने लगी। प्रताप ने भी धीरे से परिधि के बालों को सहलाया, ये इशारा देते हुए कि वो ठीक था। वो दोनों एक दूसरे के साथ चुपचाप बैठे ही थे कि तभी प्रताप के फोन पर रिंग हुई, और ये किसी और का कॉल नहीं बल्कि मेनन का कॉल था। फोन उठते ही मेनन ने कहा, बॉस जल्दी होटल आइए। मेनन के कहते ही प्रताप तुरंत होटल जाने के लिए हॉस्पिटल से निकल गया और परिधि वहीं रुकी रही मिसेस रॉय का ख्याल रखने के लिए। पर वो उनका क्या ही ख्याल रखती, वो तो अभी भी बेहोश थी। परिधि चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस दरवाजे के बाहर बैठकर उनके होश में आने का इंतजार ही कर सकती थी। परिधि, बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है आपको घर जाकर आराम कर लेना चाहिए। और आप चिंता मत करिए, यहाँ मेरे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं मिसेस रॉय की देखभाल करने के लिए। डॉक्टर देशमुख वहाँ आए और उन्होंने बड़ी ही पोलाइटली परिधि से कहा। वैसे तो परिधि भी ये बात जानती थी कि वो हॉस्पिटल में रुककर कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्या आप और कुछ नहीं कर सकते? परिधि ने लाचारी भरी आवाज में पूछा। देखिए, हम जितना कर सकते थे उतना कर चुके हैं। अब सब कुछ मिसेस रॉय की विल पावर पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ऐसे हताश मत होइए, हो सकता है कि उन्हें 2 दिन में ही होश आ जाए। ऐसे भी कई केसेस हुए हैं। हमें बस अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। इसीलिए आप आराम से घर जाइए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, डॉक्टर देशमुख ने कहा।
ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, परिधि ने कहा। वो ये भी सोच रही थी कि अब घर जाकर उसे कौस्तुभ और केशव के साथ आज जो भी कुछ हुआ था वो सब समझाना भी पड़ेगा। इसीलिए उसने एक आखिरी बार शिफाली रॉय को बाहर से देखा और फिर वहां से निकल गई। हॉस्पिटल गेट के पास जब परिधि अपनी गाड़ी में बैठकर निकल ही रही थी, तभी उसे किसी आदमी की झलक दिखाई दी। मानव? क्या ये पट्टियों से बंधा हुआ मानव था जो अभी भी यहाँ से गया? परिधि ने अपने मन में सोचा और वो ये देखने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी से उतर गई। मानव अपनी माँ कामिनी के साथ था और उन लोगों ने भी परिधि को देख लिया था।